हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब सही होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन इनिशिएशन। ट्रांसलेशन इनिशिएशन हम देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक्स में। प्रोकैरियोटिक्स में आपके बैक्टीरिया आते हैं, जैसे कि ई कोलाई हो गया, साल्मोनेला हो गया, विब्रियो कोलेरा वगैरह हो गया। और आपके आर्कियोबैक्टीरिया आते हैं, जैसे कि मेथेनोकोकस हो गया, ठीक है ना, जो एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं। तो अगर आपसे उनके बारे में या फिर उनका ट्रांसलेशन इनिशिएशन पूछा जाए तो आपको आज के लेक्चर में जो पढ़ाऊंगा आपको वो बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ट्रांसलेशन इनिशिएशन क्या होता है। वैसे तो ये ट्रांसलेशन इनिशिएशन केवल और केवल 5 मिनट का टॉपिक है आपका, लेकिन इसको समझने के लिए आपको अपनी 50 मिनट लगाने पड़ेंगे। बट एक बात की गारंटी है, अगर आपने 50 मिनट लगा लिए तो फिर आप ज़िंदगी भर इसको नहीं भूल पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको बहुत कुछ बेसिक बताने वाला हूँ। तो देखो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखा है कि आपका ट्रांसलेशन क्या होता है, इसके बाद ये कितने स्टेप में परफॉर्म होता है। तो मैंने आपको 4 स्टेप बता रखे थे कि आपका 4 स्टेप में परफॉर्म होता है। पहला स्टेप होता है आपका अमाइनो एसिड एक्टिवेशन, या फिर इसी को हम टीआरएनए चार्जिंग बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर जो आपका टीआरएनए होता है, टीआरएनए पर जो 3 प्राइम एंड होता है, 3 प्राइम एंड होता है, जिसको हम CCA बोलते हैं, उसके जो एडेनिन होता है उस पर एक अमाइनो एसिड आकर के अटैच होता है, उस पर एक अमाइनो एसिड आकर के अटैच होता है। देखो मैंने क्या बताया, जो आपका टीआरएनए होता है जो आपका टीआरएनए होता है, टीआरएनए के जो 3 प्राइम होता है, 3 प्राइम पर आकर के, जिसको हम एक्सेप्टर आर्म भी बोल देते हैं, एक अमाइनो एसिड आपका आकर के अटैच होता है। इस फिनोमिना को हम अमाइनो एसिड एक्टिवेशन या फिर टीआरएनए चार्जिंग बोल देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। हमने देखा था कि आपका 2 स्टेप प्रोसेस होता था, 2 ATP की रिक्वायरमेंट होती थी, Mg एक को फैक्टर लग रहा था Mg2+, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हम देख चुके थे। इसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इनिशिएशन, एंड इनिशिएशन को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपका इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन आ जाएगा प्रोकैरियोटिक्स का ही। फिर उसके बाद क्या होगा कि हम आपकी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन देखेंगे, ठीक है ना, कि किस प्रकार से आपके सुमोइलेशन, फास्फोराइलेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, ये सारे के सारे मॉडिफिकेशन क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स मॉडलिंग क्या होती है, अब तो वो भी हम इसी में देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए, आइए आपका ज़्यादा समय खर्च ना करते हुए मैं चलता हूँ अपने डायरेक्ट सीधे टॉपिक पर, जो कि आपका इनिशिएशन यानी कि ट्रांसलेशन इनिशिएशन। इसको मैं TI बोल रहा हूँ, ट्रांसलेशन इनिशिएशन। ट्रांसलेशन इनिशिएशन में क्या होता है, एक्चुअल में हमें एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स तैयार करना होता है। हमें एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स तैयार करना होता है जिस पर हमारी प्रोटीन की यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके, जिस कॉम्प्लेक्स पे हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। भाई क्या क्या चीज़ है जिन चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर लगेगा आपका एक mRNA। यहाँ पर क्या लगेगा, आपका एक mRNA लगेगा। ये जो mRNA है ये DNA से कोड होता हुआ आ रहा है। इसी के अंदर, इस mRNA के अंदर ही आपके कोड होते हैं, ठीक है ना। फिर आपको राइबोसोम्स लगेंगे, ठीक है ना। फिर आपको क्या लगेगा, राइबोसोम्स लगेगा। राइबोसोम्स की भी आपको प्रोकैरियोटिक्स में 2 यूनिट होती है। एक होती है आपकी 30S, जिसको हम स्मॉल सब यूनिट बोलते हैं। एक होती है आपकी 50S, जिसको हम लार्ज सब यूनिट बोल देते हैं, ठीक है। 2 मटेरियल हो गए। तीसरा मटेरियल आपका लगता है चार्ज टीआरएनए जो होता है ये आपका चार्ज होना चाहिए। एंड जब ये चार्ज होगा तो इसके ऊपर जिससे भी ये चार्ज होगा वो अमाइनो एसिड का 3 लेटर कोड लिखा जाता है, ठीक है ना। तो एक तो आपको ये 3 चीज़ चाहिए। इसके बाद कुछ सोल्यूबलाइज आपकी प्रोटीन होती हैं। कुछ क्या होती है कि सोल्यूबलाइज प्रोटीन होती हैं, जिनको हम फैक्टर के नाम से जानते हैं, तो वे उन फैक्टर की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि इनिशिएशन फैक्टर, IF का मतलब होता है इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, सेकंड एंड इनिशिएशन फैक्टर थर्ड। आपको ये 3 इनिशिएशन फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है आगे हम देखने वाले हैं, तो वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा भी आपके काफ़ी सारे जो हैं वे प्रोटीन और यूज होती है इनिशिएशन में, लेकिन वे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। वे साइड बाय साइड काम करती है और वे आपसे पूछी भी नहीं जाती। आपसे इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बारे में पूछा जाता है, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए
आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो एनर्जी के लिए आपको यूज करना होता है जीटीपी का, यहाँ पर एटीपी यूज नहीं होती, यहाँ पर जीटीपी यूज होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक को फैक्टर यूज होता है जिसको हम Mg2+ यानी कि आपका एक डाइवेलेंट होता है, इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आपको इतनी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हो गया आपका रिक्वायरमेंट। अब देख लेते हैं हम प्रोसेज, ठीक है ना। अब देख लेते हैं हम प्रोसेज 1 बाय 1 एंड इन सब का क्या क्या फंक्शन होता है मैं आपको हाथ के हाथ बताता हुआ चलूँगा, ठीक है ना। पहले क्या होगा, पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर हम अपनी पीडीएफ में चलेंगे कि मैंने पीडीएफ में क्या लिख रखा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है, सबसे पहला स्टेप आता है हमारा कि mRNA तथा राइबोसोम्स की बाइंडिंग, mRNA तथा राइबोसोम्स की बाइंडिंग हमें करानी है। अब जो आपका mRNA होता है, मान लो ये आपका mRNA होता है, तो ये आपका 5', यहाँ पर देखो ये 5', ये 3'। इसमें मैंने आपको mRNA पूरा का पूरा पढ़ा रखा है कि कोडिंग रीजन कौन सा होता है, नॉन कोडिंग रीजन कौन सा होता है, 5' पे क्या चीज़ अटैच होती है, 3' पर पॉलीएडिनाइलेशन किस प्रकार से आकर के अटैच होता है, ठीक है ना। तो ये जो आपका mRNA है, mRNA में आपको भी पता है एक साइड होती है AUG, जहाँ पर जिसको हम स्टार्टिंग साइड बोल देते हैं, यानी कि यहीं से आपका कोडिंग रीजन स्टार्ट होगा, ठीक है ना। यहीं पर आपका कोडिंग रीजन स्टार्ट होने वाला है। अब क्या होता है कि इस ही mRNA पर कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो कि आपके पाए जाते हैं स्पेसिफिकली ट्रांसलेशन के लिए। वे सीक्वेंस प्रोकैरियोटिक्स में अलग होते हैं, यूकैरियोटिक्स में अलग होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक्स के लिए, तो प्रोकैरियोटिक्स में याद रख लेना AGGAGGU, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका एक सीक्वेंस पाया जाएगा यहाँ पर, इस प्रकार से इस mRNA पे एक सीक्वेंस पाया जाता है। ये आपका मैंने प्रोकैरियोटिक्स के लिए बताया, तो इसको बोलते हैं साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस, साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस। स्पेलिंग वगैरह सब आगे लिखी हुई है, तो वरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे हम साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस। और ये जो आपका सीक्वेंस होता है, अब आप देख रहे होंगे कि ये अगर मैं स्टार्टिंग कोडोन को हम +1 से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये +1 से अपस्ट्रीम साइड में है। ये कहाँ पर है, साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस, ये आपका अपस्ट्रीम साइड में है, ठीक है ना, यानी कि ये आपका अपस्ट्रीम साइड में है। अब क्या होगा कि ये जो आपका सीक्वेंस है साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस, एक्चुअल में यहीं पर आपका जो है इसी से आकर के क्या होगा, जो आपका राइबोसोम्स है, याद रख लेना, जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स इस साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस से आकर के ही अटैच होने वाला है। किस प्रकार से अटैच होगा, तो भाई साहब वो देख लेते हैं। वैसे अगर मैं अभी आपको बताने लग गया यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, मैं पहले आपको बता ही देता हूँ कि किस प्रकार से आकर के अटैच होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक आपका राइबोसोम्स कुछ इस प्रकार से आपको स्मॉल, ये आपका याद रख लेना, ये कौन सा है, ये आपका स्मॉल राइबोसोम्स है, यानी कि 30S वाला ये राइबोसोम्स है, यानी कि स्मॉल सब यूनिट है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि इस राइबोसोम्स के अंदर मैंने आपको साइड बताई थी स्पेसिफिकली, जो आपकी EPA, ठीक है ना, ये आपकी साइड थी, कौन कौन सी, EPA साइड्स थी, ठीक है ना, यहाँ पर ये साइड्स थी। अब ये यहाँ पर ऐसे क्यों जुड़ी, तो इसके पीछे का जो रीजन है कि ये इसकी लोकेशन ऐसे ही क्यों आई, इसके पीछे का जो कारण है वो साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस ही है। एक्चुअल में ये क्या काम करता है, ये जो राइबोसोम्स की सब यूनिट है, आपको भी पता होगा कि ये अगर ये 30S है तो यहाँ पर 16S RNA पाया जा रहा है, यहाँ पर क्या पाया जाएगा, 16S RNA आपका पाया जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो 16S RNA है, एक्चुअल में इसके ऊपर ही ये एक सीक्वेंस पाया जाता है, इसके ऊपर ही एक सीक्वेंस पाया जाता है जो कि साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस से जाकर के कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड करता है। किस प्रकार से बाइंड करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड करने वाला है। यानी कि अगर मैं सीक्वेंस बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर UCC एंड आपका फिर A, इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो है एक सीक्वेंस बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना, इस E साइड पे, इस E पोजीशन पे। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी।
तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं इसके स्टेप के किस प्रकार से इसके स्टेप परफॉर्म होते हैं। एक्चुअल में जो ट्रांसलेशन होता है वो आपके 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि mRNA, याद रख लेना, जो आपका mRNA होता है वो आपका बाइंड होता है किससे, राइबोसोम से। राइबोसोम्स की भी कौन सी यूनिट से, तो राइबोसोम्स की स्मॉल सब यूनिट यानी कि 30S सब यूनिट से बाइंड होता है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। तो देखो अब इसको समझने की कोशिश करो। मान लो ये आपका कोई एक, ठीक है ना, इस प्रकार से ये राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स की कौन सी यूनिट है, ये आपकी 30S आपकी यूनिट है, ठीक है ना। एंड आपको पता है जो राइबोसोम्स होता है वो किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ होता है, आपका जो आपका स्मॉल राइबोसोम्स है वो 16S rRNA, 16S rRNA प्लस प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है ना, प्लस प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। तो अब यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, केवल और केवल आपको समझाने के लिए कि जो 16S RNA है, जो 16S RNA है, मान लो इस स्मॉल सब यूनिट पर कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है कि इसका 3 प्राइम इधर है एंड इसका 5th प्राइम इधर है, ठीक है ना, यानी कि 3 प्राइम एंड है एंड ये इसका 5th प्राइम एंड है, ठीक है ना। इसके बाद जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स पे मैंने आपको 3 बाइंडिंग साइट ऑलरेडी बता रखी है। कौन कौन सी, एक तो आपकी E, दूसरी आपकी P एंड तीसरी आपकी A, ठीक है ना। इनके क्या फंक्शन होते हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या है वो भी मैंने आपको बता रखा है। अब इसके बाद होगा क्या वो देखने की कोशिश करो, ठीक है ना। अब इसके बाद होगा ये कि आपका यहाँ से आकर के mRNA को हमें जोड़ना है, ज्वाइन करना है। तो क्या आपका mRNA ऐसे ही जुड़ जाएगा बिना किसी बिना किसी फैक्टर वगैरह के, तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होगी सबसे पहले जो हमारे इनिशिएशन फैक्टर है उनकी, ठीक है ना। इनिशिएशन फैक्टर कौन कौन से हैं, इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, सेकेंड एंड आपका थर्ड, ये आपके कुछ इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, ठीक है ना, ये ही 3 फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहली बात, जो इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट होता है उसकी जो लोकेशन होती है, याद रख लेना, वो A साइड पे आकर के आपका अटैच होगा इस प्रकार से। जो आपका ये थर्ड वाली पोजीशन है, यानी कि इनिशिएशन फैक्टर थर्ड है, वो आपका आकर के कहाँ पर अटैच होगा, वो आपका आकर के अटैच होगा इस E साइड्स पे, ठीक है ना, इस E साइड्स पे आकर के अटैच होगा। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जो आपका इनिशिएशन फैक्टर थर्ड है, एक्चुअल में उसकी पोजीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये आपसे पूछी भी जाती है। इसकी जो पोजीशन होती है, इसकी जो पोजीशन होती है वो P एंड A के बीच में होती है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से कुछ इसकी पोजीशन होती है। तो यहाँ पर हमारे 3 के 3 फैक्टर आकर के जुड़ जाते हैं, 3 के 3 फैक्टर आकर के हमारे जुड़ गए। अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर हमारा तैयार है जो स्मॉल सब यूनिट है वो अब तैयार है mRNA को अपने ऊपर जो है वो जो है ऐड करवाने के लिए, ठीक है ना। तो क्या ऐसे ही ऐड हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं, ऐसे बिल्कुल ऐड नहीं होता। यहाँ पर जब आपका एक mRNA आएगा, mRNA एक स्पेसिफिक साइट को पहचानेगा। किस प्रकार से आपकी स्पेसिफिक साइट को पहचानेगा, तो मान लो कोई, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर आगे लेकर के चलने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी समझ में इससे बेटर आएगा, ठीक है ना। तो मान लो ये कोई आपका mRNA है, ये इसका 5th प्राइम है एंड ये इसका 3 प्राइम है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक स्टार्टिंग साइट्स होती है जिसको +1 से डिनोट करते हैं एंड ये आपकी AUG होती है। इसके बाद इधर का एरिया ये सारा का सारा कोडिंग रीजन होता है, जबकि +1 से इधर का एरिया नॉन कोडिंग होता है एंड इसके बाद यहाँ पर एक स्टॉप कोडोन आपका आ जाता है। इसके बाद ये एरिया भी आपका नॉन कोडिंग रीजन में आता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस mRNA के अंदर अगर मैं बात करूँ प्राकैरियोटिक्स के लिए, तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पाया जाता है, जो कि इस AUG के अपस्ट्रीम साइड में पाया जाता है, जिसको हम साइन डेलगार्नो सीक्वेंस के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइन डेलगार्नो सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। और एक्चुअल में ये जो आपका साइन डेलगार्नो सीक्वेंस होता है, यहाँ पर स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि आपके AGG, ठीक है ना। इस प्रकार से ये स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड बना हुआ होता है ये साइन डेलगार्नो सीक्वेंस का।
जो कि क्या काम करता है, जो कि जा करके राइबोसोम्स को, जो राइबोसोम्स की अटैच वाली साइट्स है, ठीक है ना, जहाँ से राइबोसोम से जुड़ेगा उस साइट को पहचानता है। इसलिए इस राइबोसोम्स को, ये जो आपका साइन डायगोनल सीक्वेंस हो, इसको हम राइबोसोम्स बाइंडिंग साइट्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? राइबोसोम्स बाइंडिंग साइट के नाम से भी जानेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको नीचे लिख लूँ, यहाँ पर ए जी जी, ठीक है ना, यू, ये मैंने यहाँ पर इसका नीचे लिख लिया है, तो घबराने वाली बात नहीं, केवल आपको समझाने के लिए लिखा है। तो जब ये राइबोसोम से बाइंड करेगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब ये राइबोसोम से बाइंड करेगा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री मैनर में बाइंड करेगा, यानी कि जो आपका राइबोसोम्स का सिस्टीन एस आर एन ए है, सिस्टीन एस आर एन ए है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री में बाइंड करेगा तो ये 3 प्राइम एंड होगा एंड ये आपका 5th प्राइम एंड होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो होगा इस आरएनए के पास में जो राइबोसोम्स हैं, यहाँ पर अगर मैं इसकी साइड्स मतलब इसके न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री बनाना चाहूँ तो यहाँ पर UCC ए, तो ये स्पेसिफिकली यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री से इस प्रकार से ये जुड़ जाएगा, ठीक है ना। एंड यहीं पर जो है ये ही आपकी जो है वो mRNA तथा राइबोसोम्स की बाइंडिंग साइट्स होती है, जो कि अपस्ट्रीम में, जो कि कहाँ पर होती हैं? अपस्ट्रीम होती हैं। एंड अगर राइबोसोम्स में इसकी बात करूँ तो ये आपकी ई साइट्स पर प्रेजेंट होती हैं, ई साइट्स पर आपकी प्रेजेंट होती है। तो अब आपको यहाँ पर पता लग गया है कि किस प्रकार से mRNA आकर के आपका यहाँ पर ज्वाइन होगा, यानी कि मान लो मैंने ये आपका mRNA बना दिया, ठीक है ना, ये आपका mRNA है, ये 5th प्राइम पोजीशन है एंड ये आपकी 3rd प्राइम है। यहाँ पर आपका एक साइन डायगोनल सीक्वेंस पाया जा रहा है, जो कि जिसकी लोकेशन कहाँ पर है, जिसकी लोकेशन कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। यानी कि ये आपकी क्या है? ये आपकी बाइंडिंग साइट्स है, ये आपकी बाइंडिंग साइट्स है। तो ये था आपका स्टेप नंबर फर्स्ट, जहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से mRNA जो है वो राइबोसोम से बाइंड कर रहा था, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, आपका स्मॉल सब यूनिट थी राइबोसोम्स की, उस पर आकर के फैक्टर आकर के अटैच हुए, फैक्टर अटैच होने के बाद आपका mRNA आया, जो कि स्पेसिफिकली एक साइन डायगोनल सीक्वेंस की हेल्प से वो जाकर के राइबोसोम से जुड़ा, ठीक है ना। एंड ये जो आपका साइन डायगोनल सीक्वेंस है, ये आपका जो है अपस्ट्रीम लोकेशन पे पाया जाता है। इसके जो न्यूक्लियोटाइड है वे क्या है? AGGU। अगर मैं स्पेसिफिकली AGG की बात करूं तो ये आपको कुछ प्यूरिन रिच चमक रहे होंगे। ये कैसे हैं? ये आपको प्यूरिन रिच चमक रहे होंगे, ये सारे के सारे आपको प्यूरिन रिच चमक रहे होंगे। ये भी पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि वे प्यूरिन रिच होते हैं या फिर आपका पायरामिडीन रिच होते हैं, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब यहीं पर आप एक चीज़ और देखने की कोशिश करो कि ये जो आपका 3rd फैक्टर था, यानी कि इनिशिएशन फैक्टर 3rd था, ये आपका स्पेसिफिक बाइंड हो रहा था कहाँ पर? P एंड A साइट के बीच में, ठीक है ना, P एंड A साइट्स के बीच में। अब इसकी साथ ही जो इनिशिएशन फैक्टर 3rd होता है, इस इनिशिएशन फैक्टर 3rd के साथ ही हमारा GTP भी आता है, ठीक है ना। क्या आएगा? हमारा GTP भी आएगा, क्योंकि हमें ज़रूरत है अब जो है tRNA आकर के अटैच होगा। देखो एक नॉर्मल सी बात समझो, नॉर्मल कंडीशन में जो tRNA होता है, जो नॉर्मल कंडीशन में जो चार्ज tRNA होता है वो सबसे पहले A पर आएगा, एक पे आने के बाद, ये नॉर्मल कंडीशन में बता रहा हूँ मैं, फिर वो P पर आएगा एंड P पे आने के बाद फिर वो ई साइड से आपका एग्जिट हो जाएगा, फिर वो आपका एग्जिट हो जाएगा। तो ये आपका नॉर्मल कंडीशन में है, ये आपका नॉर्मल कंडीशन में है। बट होता क्या है कि जब आपकी इनिशिएशन कंडीशन आती है, जब आपकी इनिशिएशन कंडीशन आती है तो इनिशिएशन कंडीशन में आपका जो सबसे पहले जो tRNA आएगा, जो सबसे पहले आपका tRNA आएगा, वो tRNA आपका P साइट्स पे आता है, सबसे पहले आपका P साइट्स पे आएगा। उसके बाद ये ट्रांसफ़र होगा कहाँ पर? A साइट्स पे, ठीक है ना। उसके बाद ये कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा? A साइट्स पे। फिर ये A साइट्स पे ट्रांसफ़र होने के बाद ये फिर P साइट्स पे फिर दोबारा से ट्रांसफ़र होगा। फिर इसके बाद ये ट्रांसफ़र होने के बाद E साइट्स पे जाएगा एंड यहाँ से फिर ये आपका जो है इनिशिएशन tRNA है,
ये आपका क्या है, ये आपका इनिशिएशन टीआरएनए है। तो आपको ये चीज़, ये रोड मैप याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट स्टेप देख लिया कि किस प्रकार से एमआरएनए राइबोसोम से आकर के बाइंड हो रहा है, ठीक है ना। ये आपका इनिशिएशन टीआरएनए के लिए था, बाकी सबके लिए ये वाला रोड मैप चलेगा आपका। यानी कि अब हमें क्या करना है, अब हमारा एक टीआरएनए है, टीआरएनए, अब मैं यहाँ पर आपका सेकंड स्टेप पर चल रहा हूँ, ठीक है ना। इसी डायग्राम में सेकंड स्टेप पर मैं आपका चल रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट है इसका क्या काम है, इनिशिएशन फैक्टर थर्ड का क्या काम है, एंड इनिशिएशन फैक्टर ये थर्ड, हाँ, इनिशिएशन फैक्टर सेकंड का क्या काम है। एक्चुअल में ये जो जीटीपी ज्वाइंट होती है ये आपकी सेकंड से ज्वाइंट होती है, ना कि थर्ड से ज्वाइंट होती है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। तो ये आपकी जीटीपी कहाँ से बाउंड हो रही है, ये आपकी सेकंड से बाउंड हो रही है। यानी कि यहाँ पर आपकी क्या है, जीटीपी प्रेजेंट है, यहाँ पर आपकी जीटीपी प्रेजेंट है। इस बात को याद रख लेना आपके जो है वो इनिशिएशन फैक्टर सेकंड के साथ। अब यहाँ पर क्या होगा, अब आपका सेकंड स्टेप में टीआरएनए आएगा, ठीक है ना, जो आपका चार्ज टीआरएनए है वो आएगा। चलिए आइए उसको मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो किस प्रकार से आपका आने वाला है, ठीक है। तो मान लो ये आपकी कोई साइड्स थी, ठीक है ना, ये आपकी कोई साइड्स थी, यानी कि आपका 30S था, इसमें ये आपकी ई पी ए था। इसी के साथ साथ आपका इसमें क्या चल रहा था, यहाँ पर आपका जो है एमआरएनए इस प्रकार से आपका जो है बाइंड था, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो आपकी राइबोसोम्स तथा जो आपका राइबोसोम्स एंड एमआरएनए था वो स्पेसिफिकली साइन डेल्गानो सेक्यून से जुड़ रहा था। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो इसकी ई प्राइम है, जो इसकी ई साइड्स है, वहाँ पर आपका कौन सा इनिशिएशन फैक्टर पाया जा रहा है, वहाँ पर आपका थर्ड इनिशिएशन फैक्टर आपका पाया जा रहा है। जबकि जो ए साइड्स है, ए साइड्स पे आपका क्या पाया जा रहा है, ए साइड्स पे आपका इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट पाया जा रहा है। जबकि जो आपका सेकंड फैक्टर है वो आपका कहाँ पर प्रेजेंट है, पी एंड ए के साइड में आपका प्रेजेंट है। यानी कि यहाँ ये क्या है, ये आपका इनिशिएशन फैक्टर सेकंड है। तो आपको इतनी बात याद रखनी है। लेकिन इस इनिशिएशन फैक्टर सेकंड के साथ आपकी ज्वाइन होती है जीटीपी, जो कि आपकी ज्वाइन होती है जीटीपी। अब यहाँ पर क्या होगा, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि आपका जो चार्ज टीआरएनए, याद रख लेना कैसा, चार्ज टीआरएनए। मान लो आपका सबसे पहले जो है फॉर्माइल मेथ्योनिन आकर के ही जुड़ता है, फॉर्माइल मेथ्योनिन आकर के ही जुड़ेगा। तो मैंने आपको लिखना बताया था कि आप चार्ज टीआरएनए को किस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है ना, यानी कि इसके ऊपर लग जाएगा मेट। तो ये आपका चार्ज टीआरएनए लिखने का एक तरीका है, यानी कि एफ मेट टीआरएनए सुपरस्क्रिप्ट में आपको एफ मेट करना है, ठीक है ना। तो ये आपका टीआरएनए आकर के वो अटैच होना है। अब ये आकर के अटैच कहाँ पर होगा, तो इसको आकर के अटैच होना है पी साइड्स पे, इसको आकर के अटैच होना है आपका पी साइड्स पे। अब ये पी साइड्स पे आकर के क्यों अटैच हो रहा है, तो भाई साहब यहाँ पर पी साइड्स पर आपको जो है एक जीटीपी यानी कि एनर्जी मिल रही है। इसी के साथ साथ ये जो सेकंड आपका जो फैक्टर है ये क्या काम कर रहा है, एक्चुअल में ये ही आपकी टीआरएनए को यहाँ पर बाइंड करवा रहा है इस पी साइड से, ठीक है ना। अगर मैं इनके जो इनिशिएशन फैक्टर है इनके फंक्शन की बात करूं तो यहाँ पर जो आपका इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट है एक्चुअल में ये क्या काम कर रहा है, ये ए साइड्स को ब्लॉक करके रख रहा है, यानी कि पकड़ के रख रहा है, जिससे कि जो टीआरएनए है, जो फर्स्ट फॉर्माइल मेथ्योनिन टीआरएनए है वो आपका ए साइड्स पे ना आ जाए। इसके बाद जो इनिशिएशन फैक्टर थर्ड है वो क्या काम कर रहा है, वो ये काम कर रहा है कि अभी आपकी जो लार्ज सब यूनिट है, जो 15S सब यूनिट है, वो यहाँ पर आकर के अटैच ना हो पाए, ठीक है ना। तो इनके ये काम है। जबकि स्पेसिफिकली जो इनिशिएशन फैक्टर सेकंड है वो क्या काम कर रहा है कि जो आपका चार्ज टीआरएनए है, जो आपका चार्ज टीआरएनए है वो आपका जो है यहाँ पर आकर के अटैच होगा, कहाँ पर आपका जो आपकी पी साइड्स है। तो पी साइड्स पे मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पर आपका AUG, क्या है आपका AUG है। अब इस AUG से ही टीआरएनए यहाँ पर मैं सही से बना देता हूँ इसको, आपका क्या है टीआरएनए यहाँ पर आकर के अटैच होगा, ठीक है ना। टीआरएनए यहाँ पर आकर के इस प्रकार से अटैच होने वाला है। तो इसको आप जो है टीआरएनए समझ लेना, ठीक है ना। ये आपका एक टीआरएनए है जो कि कहाँ पर आकर के अटैच हुआ, पी साइड्स पर आकर के अटैच हुआ आपका,
ठीक है ना। तो ये था हमारा एफ जो हमारा जो फॉर्माइल मैथ्योनिन टीआरएनए का जो है वो अटैच होना पी साइट्स पे। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो आपकी लार्ज सब यूनिट है, जो आपकी लार्ज सब यूनिट है वो आकर के अब यहाँ पर बाइंड होगी, वो आकर के यहाँ पर बाइंड होने वाली है। ठीक है ना, यानी कि जो आपकी लार्ज सब यूनिट है ये वाली, ये आपकी आकर के बाइंड होगी, जो आपकी 50s की बनी हुई होती है। तो इसको बाइंड होने के लिए क्या होगा, अब यहाँ से जैसे ही ये बाइंड होगी तो सबसे पहले यहाँ से इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट निकलेगा। ठीक है ना, इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट निकलेगा, फिर यहाँ पर इनिशिएशन फैक्टर सेकंड भी इसके साथ निकलेगा, सॉरी यहाँ पर जो है थर्ड भी इसके साथ निकलेगा। एंड इसके बाद जैसे ये 50s साइड इस पर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है जो इनिशिएशन फैक्टर थर्ड था उसने रोक करके रख रखा था इसको 50s को। तो जैसे ही इनिशिएशन फैक्टर यहाँ पर थर्ड रिलीज हुआ, ये यहाँ पर आने की कोशिश करेगा, ये यहाँ पर आने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी भी सही से बाइंडिंग नहीं हो पाएगी इसकी। ठीक है ना, अभी भी सही से बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। तो सही से बाइंडिंग होने के लिए क्या होगा, यहाँ पर अब जो इनिशिएशन फैक्टर सेकेंड है, जो आपका इनिशिएशन फैक्टर सेकंड है वो क्या काम करेगा, उससे जो जीटीपी अटैच है, वो जो जीटीपी अटैच है अब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, यानी कि ये जीटीपी जीडीपी में बदल जाएगी, ये आपकी जीडीपी में बदल जाएगी, जीडीपी प्लस पीआई में बदल जाएंगी। यानी कि ये जितने यहाँ पर इनिशिएशन फैक्टर लगे हुए थे ये सारे के सारे रिलीज हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है भाई साहब, वो थोड़ा सा समझने की अब आप कोशिश करो। तो ये आपका mRNA था। mRNA के बाद यहाँ पर ये आपकी स्मॉल सब यूनिट थी। एंड इसके बाद आपके जो है कुछ इनिशिएशन फैक्टर यहाँ पर जुड़े थे, तो वे इनिशिएशन फैक्टर रिलीज हो जाएंगे। जीटीपी जो है वो जीडीपी में निकल जाएगी, प्लस पीआई में यहाँ पर निकल जाएंगी। जो तीनों के तीनों इनिशिएशन फैक्टर थे, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो एंड थर्ड हो, वे भी आपके यहाँ पर निकलने वाले हैं। एंड इसके बाद जो आपकी लार्ज सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट आकर के यहाँ पर बाइंड हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा एक फंक्शनल राइबोसोम्स बन जाता है, जो कि आपकी 70S का होता है। ठीक है ना, जो कि आपका 70S का होता है। यहाँ पर आपका क्या अटैच है, जो आपकी पी साइड्स है, जो आपकी पी साइड्स है, यहाँ पर आपका आकर के अभी तक एक अटैच हो रखा है, क्या, टीआरएनए। ठीक है ना, टीआरएनए आकर के अटैच हो रखा है। ये इसकी ई साइड्स है एंड ये इसकी ए साइड्स है। तो इस कॉम्प्लेक्स को, ये जो अब आपको कॉम्प्लेक्स देखने को मिला है, इस कॉम्प्लेक्स को ही हम क्या बोलते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को ही हम बोलते हैं आपका जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर एक बात और आपको याद रखनी है, मान लो ये आपका 5 प्राइम था, यानी कि आपका कोडोन था, तो जो इससे टीआरएनए आकर के अटैच होगा वो कैसा होगा, आपको भी पता है कि एंटीकोडोन, यानी कि जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट में आकर के अटैच होगा। मान लो ये पी साइड्स पर आपकी AUG था, तो जो टीआरएनए होगा, टीआरएनए का 3 प्राइम इधर होगा एंड यहाँ पर जो होगा, जो एंटीकोडोन होगा, एंटीकोडोन में आपका UAC आपका प्रेजेंट होगा, ये आपका एंटीकोडोन में प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, तो आपको इतनी बात समझनी है। और ये जो टीआरएनए आया है, एक्चुअल में जो फर्स्ट टीआरएनए आया है वो कैसा है, वो आपका फॉर्माइल मैथ्योनिन टीआरएनए है। ठीक है ना, तो बस यही आपका इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स था, इसी को गाइज हम बोलते हैं आपका इनिशिएशन। तो चलिए आइए अब इसको जो है हम स्टेप बाय स्टेप मैनर में पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद अगर आप इसको समझना चाहते हो एक बार, तो एकदम से हम इसको रिकॉल कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में क्या था, आपकी एक स्मॉल सब यूनिट थी जो कि आपकी 30S की थी। इसके बाद आपका इनिशिएशन फैक्टर, फर्स्ट इनिशिएशन फैक्टर आपका जो है थर्ड आकर के जुड़ जाएगा। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो ये आपकी ई साइड्स है, ये आपकी पी साइड्स है एंड ये आपकी ए साइड्स है। ठीक है ना, तो ई साइड्स पे आपका जो है इनिशिएशन फैक्टर थर्ड आकर के जुड़ा, आपकी जो ए साइड्स है वहाँ पर इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट आकर के जुड़ा एंड जो इनिशिएशन फैक्टर सेकंड था इसके साथ ज्वाइन हुई आपकी जीटीपी। एंड ये इसकी जो लोकेशन है वो पी एंड ए के बीच में देख रहे होंगे, पी एंड ए के बीच में आप देख रहे होंगे।
ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद फिर यहाँ पर आकर के जुड़ेगा आपका जो एक mRNA, यहाँ पर आकर के जुड़ेगा एक mRNA। इस mRNA के पास एक स्पेसिफिकली साइट पाई जाती है जिसको बोलते हैं साइन डेल्गार्नो सेक्वेंस, जिसको क्या बोलेंगे, साइन डेल्गार्नो सेक्वेंस। इसी को हम राइबोसोम्स बाइंडिंग साइट्स यानी कि RBS के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसको ही हम क्या बोलते हैं, RBS के नाम से जानते हैं। यानी कि अब यहाँ पर आपका क्या होगा, सेकंड नंबर पे आपका जो है यहाँ पर ये mRNA यहाँ पर आकर के बाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका mRNA यहाँ पर आकर के बाइंड हो रहा है। तो जैसे ही आपका mRNA बाइंड होगा, इसके बाद क्या होगा कि जो आपका tRNA, ये आपका tRNA है, ये tRNA आपका जो है P साइट्स पे आएगा। P साइट्स पे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर A साइट्स पे ऑलरेडी इनिशिएशन फैक्टर है, इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट है, जो कि इस tRNA को इस A साइट्स पे आने से रोकेगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो tRNA है ये आपका P साइट्स पे आकर के अटैच हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे ये आपका P साइट्स पे tRNA आकर के अटैच होगा। इसके बाद थर्ड स्टेप में आपका क्या होने वाला है कि थर्ड स्टेप में जो आपकी लार्ज सब यूनिट होती है, जो लार्ज सब यूनिट होती है वो आकर के अब आपकी अटैच होगी। तो उसके अटैच के लिए यहाँ पर जो GTP आपका जो इनिशिएशन फैक्टर सेकंड था उसके साथ जो अटैच था उसका अब हाइड्रोलाइसिस होगा। उसका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, यानी कि ये आपका GDP प्लस PI में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, इनिशिएशन फैक्टर सेकंड एंड इनिशिएशन फैक्टर थर्ड आपके रिलीज हो जाएंगे। जैसे ही ये आपके रिलीज होंगे, यहाँ पर आपकी जो है आकर के जो लार्ज सब यूनिट है वो आपकी बाइंड हो जाएगी। एंड यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे एक कंप्लीट 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिल रहा होगा। एंड यहाँ पर जो है ये फंक्शनल फॉर्म में अब आ जाता है। इसी चीज़ को यानी कि इसी कॉम्प्लेक्स को इसको ही हम इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। तो अब आपकी समझ में ये आया होगा। अब चलते हैं गाइज हम अपना जो है एक डायग्राम आपका ये भी है, ये आपका जो है स्टैंडर्ड बुक का डायग्राम है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं अपना जो हमारे PDF में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब आपका केवल और केवल आपको PDF समझनी है थोड़ी सी कि लिखा हुआ क्या है। एंड आपने जो है वो सारा का सारा जो बेसिक था वो समझ लिया है, स्टेप आपने समझ लिया। केवल अब आपको जो जानने वाली चीज़ है जो एग्जाम में पूछी जाती है, एग्जाम में आपसे यहीं से पूछा जाता है इस PDF में से, तो इसको देखना है। एक्चुअल में क्या है कि जो ट्रांसलेशन स्टेप है वो आपका यहाँ पर 5 स्टेज में दिखा रखा है। सबसे पहले स्टेज आती है आपका एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। इस एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड के लिए आपको पता है 20 टाइप के अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, 20 टाइप के आपके tRNA सिंथेटेज होते हैं, एंड आपके ऑलमोस्ट 32 या फिर इससे ज़्यादा tRNA हो सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 ATP की ज़रूरत पड़ती है। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड में यहाँ पर आपको 2 ATP की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद एक कोफैक्टर पाया जाता है जिसको हम Mg2+ बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका था। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक था वो था tRNA इनिशिएशन। tRNA इनिशिएशन के लिए हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो देखो। सबसे पहले हमें चाहिए कि mRNA जो कि DNA से कोड होकर के आया हुआ होता है। इसके बाद हमें चाहिए फिर एक N-फॉर्माइल मेथियोनिन tRNA जिसको हम चार्ज tRNA बोल देते हैं, या फिर इनिशिएशन tRNA के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है ना। इनिशिएशन tRNA के नाम से भी ये जाना जाता है। इसकी एक स्पेसिफिक पहचान होती है जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपका इनिशिएशन कोडोन इन mRNA जो होता है वो AUG होता है। वो क्या होता है आपका AUG होता है। एंड इस AUG से आपके जो एक अपस्ट्रीम साइड्स होती है वहाँ पर आपका एक सेक्वेंस पाया जाता है जिसको हम साइन डेल्गार्नो सेक्वेंस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, साइन डेल्गार्नो सेक्वेंस बोलते हैं। इसके अलावा आपको 30S राइबोसोम सब यूनिट चाहिए होती है। इसके अलावा आपको 50S राइबोसोम सब यूनिट चाहिए होती है, ठीक है ना। एंड इन सब के अलावा भी आपको कुछ फैक्टर चाहिए होते हैं जो कि इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, इनिशिएशन फैक्टर सेकंड, इनिशिएशन फैक्टर थर्ड। इसके अलावा आपको एक GTP चाहिए होती है जो कि किससे बाउंड होती है, तो याद रख लेना ये इनिशिएशन फैक्टर 2 से बाइंड होती है आपकी। एक को फैक्टर चाहिए होता है जो कि Mg2+ होता है। अगर आपके पास इतना सब चीज़ मटेरियल तैयार है तब आप जो है ट्रांसलेशन इनिशिएशन कर सकते हो। ये जब हम आगे इलोंगेशन टर्मिनेशन देखेंगे तब हम उसमें देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर और होते हैं, लेकिन अभी का हमारा टॉपिक है इनिशिएशन। तो आप इनिशिएशन आप यहाँ पर समझने की कोशिश करो।
तो अमाइनो एसिड एक्टिवेशन क्या होता है या फिर अमाइनो एसिड चार्जिंग, टीआरएनए चार्जिंग क्या होती है, वो आपका 2 स्टेप प्रोसेस होता है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो बात करते हैं इनिशिएशन में। अब आपकी पीडीएफ है, अब आपको लाइन बाय लाइन समझना है। मेन चीज़ अब आपकी अब आई है, ठीक है ना, अब आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो ट्रांसलेशन इनिशिएशन इज द सेकंड स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एट दिस स्टेज, यानी जो आपकी इनिशिएशन स्टेज होती है ये आपकी सेकंड स्टेप होता है, ठीक है ना। द स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम्स एंड चार्ज टीआरएनए आर प्रिसाइजली पोजिशन ओवर द स्टार्टेड कोडोन ऑफ एमआरएनए टू फॉर्म ए फंक्शनल इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या बोल दिया इसने कि जो आपकी स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट होती है ये आपकी कहाँ, ये किसकी सब यूनिट होती है, तो ये आपकी होती है राइबोसोम्स की। ये क्या काम करते हैं, यहाँ पर आकर के अब आपका चार्ज टीआरएनए जुड़ता है जो कि स्पेसिफिकली कौन सा होता है, फॉर्माइल मेथियोनिन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी राइट पोजीशन यानी कि पी पोजीशन पे आकर के जुड़ता है, ठीक है ना। एमआरएनए की जो है एयूजी, एमआरएनए का एक स्पेसिफिक कोडोन होता है एयूजी जो कि राइबोसोम्स पे किस पोजीशन पे होता है, आपकी पी साइड्स पे प्रेजेंट होता है। तो ये यहाँ पर आकर के आपका जुड़ता है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर 3 इनिशिएशन यानी कि 3 इनिशिएशन फैक्टर कॉल्ड इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, इनिशिएशन फैक्टर सेकंड, इनिशिएशन फैक्टर थर्ड, इनकी ज़रूरत होती है। एंड ये जो है ये जा कर के आपका डायरेक्ट असेंबल हो जाते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, यानी कि अगर मैं इनको बोलूँ कि 30S पे जा कर के डायरेक्ट असेंबल हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो इनके फंक्शन लिखे हुए हैं। एक्चुअली फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट है, इसका फंक्शन देखो कि ये आपका ए साइट पे जा करके ए साइट्स को ब्लॉक कर देगा, ठीक है ना, यानी कि प्रिवेंट प्रीमैच्योर बाइंडिंग टू टीआरएनए टू ए साइट्स, यानी कि जिससे कि जो आपका टीआरएनए है वो आपका ए साइट्स पे आकर के ना जुड़े, ठीक है ना। इसलिए ये जो इनिशिएशन फैक्टर है इसने इसे क्या काम किया, इसने इसे ब्लॉक कर दिया। इसके बाद इनिशिएशन फैक्टर थर्ड देखो, ये आपका ई साइड से, राइबोसोम्स की ई साइड से जाकर के जुड़ जाता है, जो कि क्या काम करता है, जिससे कि लार्ज सब यूनिट जो है वो स्मॉल सब यूनिट से आकर के बाइंड ना हो, उससे बचाता है, ठीक है ना। यानी कि बाइंड टू 30S सब यूनिट, प्रिवेंट प्रीमैच्योर एसोसिएशन ऑफ 15S सब यूनिट, यानी कि 15S सब यूनिट आकर के ना अटैच हो 30S से। तो इसका ध्यान कौन रखता है, इनिशिएशन फैक्टर थर्ड। एनहांस स्पेसिफिसिटी ऑफ पी साइट्स फॉर्माइल मेथियोनिन आरआरएनए, ये आपका टीआरएनए है, टीआरएनए एफ में, ठीक है ना। तो अब आपको इतनी बात याद रखनी है, यानी कि ये जो है ये जो इनिशिएशन फैक्टर है ये हेल्प करता है कि जो आपका इनिशिएशन टीआरएनए है, जो आपका फॉर्माइल मेथियोनिन टीआरएनए वाला है वो आपका पी साइड्स पर आकर के अटैच हो। इसके बाद जो इनिशिएशन फैक्टर सेकंड होता है, इनिशिएशन फैक्टर क्या काम करता है कि एक्चुअल में यही फैसिलिटेट करवाता है, फैसिलिटेट बाइंडिंग टू एफ मेट एमआरएनए, ठीक है ना, एफ मेट टीआरएनए टू 30S राइबोसोमल सब यूनिट, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। अब इनके फंक्शन आपको याद होने चाहिए 1 बाय 1। अब क्या है कि यहाँ पर वही सब चीज़ लिखा हुआ है कि इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट का क्या मतलब है कि प्रिवेंट टीआरएनए फ्रॉम बाइंडिंग टू पोर्शन ऑफ द स्मॉल सब यूनिट दैट विल बी बिकम पार्ट ऑफ ए साइट्स, यानी कि ये इनिशिएशन फैक्टर आपके ए साइट्स को बचाता है, यानी कि उसको जो है वो बांध करके रखता है, जिससे कि फर्स्ट टीआरएनए ए साइट्स पे ना आए। इनिशिएशन फैक्टर सेकंड के साथ आपका जीटीपी बाउंड होती है, जो कि एक्चुअल में जो है फर्स्ट जो आपका टीआरएनए है, जो चार्जिंग टीआरएनए है, उसको ला करके पी साइट्स पे जोड़ता है। इसके बाद जो IF3 होता है ये आपके जो 13S पे जो आपकी ई साइट्स होती है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है कि वहाँ जो आपकी स्मॉल सब यूनिट है उस पर आपका 15S आकर के बाइंड ना हो जाए, उसको ये रोकता है, ठीक है ना। ये लिखे हुए हैं, आपको PDF मिल जाएगी, आप पढ़ लेना, ठीक है ना। फिर इसके बाद इनकी लोकेशन आ जाती है। तो जो आपकी इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट होता है उसकी लोकेशन कहाँ पर होती है, उसकी लोकेशन आपकी होती है वो ए साइट्स पे, राइबोसोम्स की ए साइट्स पे। IF2 की लोकेशन कहाँ पर होती है, ए एंड पी साइट के बीच में, ए एंड पी साइट के बीच में। जो आपकी इनिशिएशन फैक्टर 3 होता है इसकी लोकेशन आपकी ई साइट्स पे होती है, ठीक है ना। तो अब आपकी समझ में आ गया, आप देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर इसके बाद 3 स्टेप में ये इनिशिएशन प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है।
फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि राइबोसोम्स ऑफ द mRNA टू द स्मॉल सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम्स, यानी कि जो mRNA होता है उसकी जो है बाइंडिंग करवानी होती है हमें स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स, यानी कि स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स से हमें बाइंडिंग करवानी होती है। और आगे देखेंगे इसको, ठीक है ना, और अच्छे से देखेंगे एंड आगे देखेंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप में हमने देखा कि बाइंडिंग ऑफ द इनिशिएटर टीआरएनए, जो आपका फॉर्माइल मेथियोनिन होता है, फॉर्माइल मेथियोनिन, देखो इसको ऐसे लिखा जाता है एफ यानी कि स्मॉल एफ मैट टीआरएनए, एंड ये जो आपका सुपर स्क्रिप्ट में है, तो जब मैं टाइपिंग कर रहा था मुझको सुपर स्क्रिप्ट में कैसे लिखा जाता है वो कहीं पर देखने को नहीं मिला, तो मैंने डैश लगा के लिख दिया। डैश का मतलब है ये सुपर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। इनटू पी साइट्स ऑफ द राइबोसोम्स, यानी कि जो सेकंड स्टेप होता है, जो आपका इनिशिएशन टीआरएनए है वो राइबोसोम्स की पी साइट्स में आकर के जुड़े, ये चीज़ होता है। थ्री स्टेप जो होता है वो आपका राइबोसोम से लार्ज सब यूनिट आकर के बाइंड हो जाए, ये होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों मैं आपको बता चुका हूँ। आइए वन बाय वन देखते हैं इनके अंदर क्या इंपॉर्टेंट बात है वो देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या आपका कि बाइंडिंग ऑफ द mRNA टू द स्मॉल सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम्स, ठीक है ना, यानी कि आपका जो mRNA है वो स्मॉल सब यूनिट से किस प्रकार से ज्वाइनिंग होता है विद ऑल थ्री इनिशिएशन फैक्टर बाउंड, यानी कि सबसे पहले क्या होगा कि मान लो ये आपका जो है स्मॉल mRNA है, सॉरी स्मॉल राइबोसोम्स है, यहाँ पर आपके थर्ड तीनों के तीनों जो फैक्टर हैं वे आकर के आपके यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, यानी कि विद ऑल थ्री इनिशिएशन फैक्टर बाउंड द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स फर्स्ट बाइंड टू mRNA, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर अब आपका mRNA आकर के ज्वाइन हो जाएगा। द एसोसिएशन ऑफ द स्मॉल सब यूनिट विद द mRNA इज मेडिएटेड बाई बेस पेयरिंग इंटरेक्शन बिटवीन RBS, यानी कि RBS जिसको हम साइल्ड एनगनो सीक्वेंस बोलते हैं, जो RBS या फिर साइल्ड एनगनो सीक्वेंस होता है ये mRNA के अंदर प्रेजेंट होता है। इतनी बात याद रख लेना, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। देखो ये एक्चुअल में डायग्राम है, यहाँ पर देखो कि ये कोई आपका mRNA था एंड ये आपका राइबोसोम्स की जो सिस्टीन एस आर आर एन ए वाली जो आपका जो है RNA है वो आपका आकर के अटैच हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि यहाँ पर इनका जो एंड है वो देखने की कोशिश करो। यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टेज में आकर के जुड़ना है, यहाँ पर ये कैसे जुड़ना है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टेज में आकर के जुड़ना है। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये +1 साइड के यानी कि अपस्ट्रीम साइड के ऊपर प्रेजेंट है, जो साइल्ड एनगनो सीक्वेंस है। तो यहाँ पर पूछा भी जाता है कि आपका जो है सिस्टीन एस में किस एंड से आपका जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग करेगा, तो आपको याद रखना है 3 प्राइम एंड से, जबकि जो आपका mRNA है ये आपका 5 प्राइम से आकर के क्या करेगा, ये आपका जो है वो बाइंड करेगा। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। जो साइल्ड एनगनो सीक्वेंस होता है ये क्या होता है, AGG होता है, यानी कि आपका प्यूरिन रिच होता है, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। एंड ये कहाँ पर होता है, ये अप स्ट्रीम साइड्स में होता है, वो भी किससे, AUG से, जो कि AUG साइड्स कहाँ पर होती है, P साइड्स पे होती है। एक्चुअल में ये आपका AUG P साइड्स पे ही क्यों आ रहा है, तो उसके पीछे भी जो रीजन है ये साइल्ड एनगनो सीक्वेंस का ही है, ठीक है ना। यानी कि AUG जो है ये राइबोसोम्स पे, अगर मैं यहाँ पर पूरा का पूरा राइबोसोम्स आपको बना करके दिखाऊं, मान लो ये आपका राइबोसोम्स है, तो राइबोसोम्स में ये आपकी E साइट्स हो जाएगी, ये आपकी P साइट्स होगी, ये आपकी P साइट्स होंगी, एंड देन ये आपकी इधर की साइड में आपकी कौन सी, ये फिर आपकी A साइट्स होने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये P साइट्स में क्यों आ रहा है, इसके पीछे का भी जो रीजन है वो आपका साइल्ड एनगनो सीक्वेंस है, तो आप इतनी बात याद रख लेना, ठीक है ना। बाकी आप इसको पढ़ लेना, आपको जो है मिल जाएगा। स्टेप सेकंड में क्या है, स्टेप सेकंड में हमारा जो फॉर्माइल मेथियोनिन है वो आकर के अटैच हो रहा है P साइड से, वो आकर के अटैच हो रहा है P साइड से, वो भी किसकी सहायता से, इनिशिएशन फैक्टर सेकंड की सहायता से आकर के हमारा अटैच हो रहा है। तो यहाँ पर जो इनिशिएशन फैक्टर सेकंड है इसके साथ आपका GTP भी ज्वाइन है, इसके साथ आपका क्या ज्वाइन है, GTP आपकी ज्वाइन है, ठीक है ना।
ये बात आप याद रख लेना। इसके बाद ये आप पढ़ लेना, आपको लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है ना। फिर ये आपका फॉर्माइल मेथियोनिन ही जो आता है उसके पीछे का रीजन है, ठीक है ना, उसके पीछे का रीजन है। एंड आपका जो है जो आपका इनिशिएशन कोडोन होता है वो आपका जो आपका मोस्टली होता है AUG, लेकिन कभी कभी आपका GUG भी होता है, ठीक है ना, कभी कभी आपका GUG भी होता है। वैसे अगर इनिशिएशन फैक्टर ये ना हो, सॉरी इनिशिएशन कोडोन ना हो, तब ये वैलिन को कोड करेगा, तब ये किसको कोड करेगा, तब ये आपका वैलिन को कोड करेगा। इस बात को याद रख लेना, ठीक है ना। इसके बाद कि किस प्रकार से आपके N-फॉर्माइल मेथियोनिन tRNA बनता है, तो देखो आपको पता है। अब आपको देखो वैसे ये ज़्यादा बड़ा स्टेप नहीं है, इसको खाली इस प्रकार से समझो कि आपके 20 टाइप के अमाइनो एसिड है, मैंने आपको बता रखा है 20 टाइप के ही आपके क्या है, 20 टाइप के ही अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेज हैं, यानी कि एंजाइम्स हैं, ठीक है ना, यानी कि आपके एंजाइम्स हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि भाई साहब ये जो आपका फॉर्माइल मेथियोनिन है, ये जो कोडोन है फॉर्माइल मेथियोनिन का जो tRNA है, इसके लिए कौन सा एंजाइम्स वर्क करेगा, इसके लिए कौन सा एंजाइम्स वर्क करेगा। हालांकि मैंने ये सब चीज़ पीछे ही बता रखी है कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर मेथियोनिन होगा प्लस जो आपका मेथियोनिन के लिए tRNA होता है, यानी कि tRNA सिंथेटेज होगा, वो आएगा, 2 ATP का निर्माण लगेगा एंड यहाँ पर ये बन जाएगा मेट tRNA F मेट, ठीक है ना। यहाँ पर F मेट ये अभी नहीं बनेगा, ठीक है ना, मेट बन जाएगा। फिर इसके बाद इसको हमें फॉर्माइल में कन्वर्ट करना है, तो इसको फॉर्माइल मेथियोनिन में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो है फॉर्माइल ग्रुप कहाँ से लेना पड़ेगा, N-फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से लेना पड़ेगा। एंड ये जो लिया जाएगा ट्रांसफॉर्माइलेज नाम एंजाइम से लिया जाएगा, यानी कि जब इन दोनों की रिएक्शन करेंगे तो टेट्राहाइड्रोफोलेट हमारा निकल जाएगा एंड हमारा क्या बचेगा, F मेट tRNA हमारा बचने वाला है, ठीक है ना। ये आप पढ़ लेना, आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद इनिशिएशन tRNA हैव डिस्टिंक्ट फीचर, जो इनिशिएशन यानी कि iTRNA होता है, इसके डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखने की कोशिश करो, थोड़ा सा अपनी जो है क्वालिटी बढ़ा लेना। ये आपका इनिशिएशन tRNA, ये आपका क्या है, इनिशिएशन tRNA है, जो कि एक अलग ही प्रकार का tRNA होता है। इसकी क्या पहचान होती है, अगर मैं बात करूँ प्रोकैरियोटिक्स में, तो यहाँ पर CA सीक्वेंस पाया जाएगा। क्या सीक्वेंस पाया जाएगा, CA सीक्वेंस यहाँ पर पाया जाएगा। एंड आपका GC ट्रिपल, यानी कि यहाँ पर याद रख लेना 3 GC पेयरिंग यहाँ पर आपके जो है इस साइड में पाई जाएगी, ठीक है ना। तो ये पहचान थी आपकी प्रोकैरियोटिक्स की। जबकि अगर मैं यूकैरियोटिक्स के लिए बात करूं तो ये तो आपका 3 GC पेयर तो पाई जाएंगे, 3 GC पेयर तो पाई जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जो है क्या रहेगा कि स्पेसिफिकली इनिशिएशन कोडोन में आपकी AU, याद रख लेना, AU पेयरिंग आपकी पाई जाएगी, ठीक है ना, स्पेसिफिकली AU पेयरिंग आपकी पाई जाएगी। इसके बाद बाइंडिंग ऑफ लार्ज सब यूनिट, जब आपकी मैंने ये भी स्टेप आपको बता दिया है कि अब आपका क्या होगा कि जो आपकी स्मॉल सब यूनिट है, ये जो आपकी स्मॉल सब यूनिट है, यहाँ पर जो इनिशिएशन फैक्टर थे वे सारे के सारे हट जाएंगे एंड अब आपकी यहाँ पर लार्ज सब यूनिट आकर के जुड़ जाएगी। तो इसी चीज़ को हम इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एंड गाइज यहीं पर आपका जो है ये लेक्चर में यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके पी साइड से ये tRNA जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, ये आपका इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है। तो ये क्या काम करता है, ये आपका GTP हाइड्रोलाइसिस से जुड़ता है, इस बात को भी याद रख लेना। तो आपका इनिशिएशन अब कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगा इलोंगेशन के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।